बाइट प्लीज। अथर ने तुरंत ऑर्डर फॉलो किया और इतनी जोर से किया कि राधिका की चीखें निकल गई। इजी। नॉट एट ऑल। अगले ही सेकंड अथर का अली बाबा राधिका की केब में घुस गया, पर दूसरे ही सेकंड राधिका ने अथर को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा दिया। व्हाई सो सून? अभी फोर प्ले तो करने दो। अथर बेड से आधा लटका हुआ था कि जब राधिका ने फिर स्टिक उठाई और यहाँ वहां अथर की बचानी शुरू कर दी। उसको कॉन्डम याद आया। ओह शिट, हमने तो प्रोटेक्शन यूज किया ही नहीं। राधिका पहले हंसी और फिर बोली, डोंट वरी डार्लिंग, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अरे पर कुछ गड़बड़ हो गई तो यू नो व्हाट आई मीन राइट? Look at your face. Cheer up, darling. I'm using IUD. वो क्या होता है? It's a small T-shaped device, या इसे एक टूल समझ लो। इसको यूट्रस में इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। ओह, कब से लगवाया हुआ है आपने? जवाब देने की बजाय राधिका बस मुस्कुरा दी और खड़ी होकर नाइटी पहनने लगी। चलो कपड़े पहन लो, रेडी हो जाओ। We have to study now. 4 बजे अथर ने पढ़ना शुरू किया। 5 बजे वो राधिका के घर से निकला। तो सीधे मेरे घर पहुंच गया। अथर मेरे रूम में घुसा ही था कि मैं बैग पैक कर निकलने की तैयारी में था। मैंने अपना बैग दिखाया, वो स्माइल करती साइड हट गई। मेरे अंदर घुसते ही उन्होंने बड़े से हॉल में रखे छोटे से सोफे की तरफ इशारा किया और खुद किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा ही था कि सुहानी आ गई। मैंने स्माइल करके हाथ हिलाया ही था कि डू यू हैव अ वॉच? अब क्या मेरी घड़ी भी ट्रांसपेरेंट हो गई? मैंने उसको अपनी रिस्ट दिखाई। यस आई हैव, अलार्म भी है इसमें। शट अप। जब घड़ी है तो उसे देखना भी सीखो। हर जगह लेट, क्लास में लेट, यहाँ भी लेट। 5:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ था ना? आज पहली बार मेरे अखरोट मुंह में आ गए। मैंने बस गर्दन हिलाई, तभी मुझे डांट से बचाने उसकी मम्मी आ गई। गुस्सा कम किया कर पुत्र, ले लेमनेड पी ले। गुंजा आंटी एक ट्रे में 2 ग्लास लेकर आई थी। वो पायल बजाती हुई आते जाते बिल्कुल भूल भुलैया की मोंजुलिका वाला फील दे रही थी। आंटी के जाते ही सुहानी फिर भड़की। तुम तो फिर भी आ गए। वो राकेश, वो गधा तो आया ही नहीं। मेरी आईब्रोज उठी। कौन राकेश? लो, पूछता है कौन राकेश? अरे मुझे क्या पता कौन राकेश। पांडे सर ने 3-3 की टीम बनाई है ना असाइनमेंट के लिए, उसी का 3rd व्हील है राकेश। आया ही नहीं। I think we two are enough for this assignment. ओह, you think? शुक्र है रब्दा, सोचने समझने की शक्ति तो दी है तुम्हें। मैं जिस लड़की को बचपन से पसंद करता हूँ, वही मेरी पहले दिन इतनी इंसल्ट करे, ये मुझसे टॉलरेट ना हुआ। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए असाइनमेंट स्टार्ट कर ले तो कैसा रहे? मुझे वापस घर भी जाना है, रिमेंबर? सुहानी ने सर हिलाया और पढ़ने बैठ गई। नींबू पानी के 2 ग्लास टेबल पर रखे हुए थे। वो गुस्से में अपना ग्लास नहीं ले रही थी और मैं शर्म में अपना ग्लास नहीं उठा रहा था। ग्लास में 2 बड़े बड़े आइस क्यूब घुलते घुलते मटर के दाने जितने रह गए थे। मुझे जाने क्या फिलॉसफी सूझी। मुझे लगा लाइफ भी ऐसी ही है, हम सही टाइम का वेट करते रह जाएंगे और एंजॉयमेंट की आइस खुल के गायब हो जाएगी। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, लिसन, आई लाइक यू। सुहानी की निगाह तुरंत मेरी तरफ फोकस हुई। उसने मुझे 2 सेकंड तक घूरा, फिर उठी और अंदर रूम में चली गई। मेरी फट गई, कहीं मम्मी को तो बुलाकर नहीं लाने वाली है। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पतली करारी बेंट की वही स्टिक थी जिससे हम सब बचपन में खूब पिटते थे। उसे देखकर मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मम्मी को बुला लेती, वही बेटर था। सीन ऐसा इंटरेस्टिंग था कि मैं यानी पार्थिव सुहानी के घर पे पहली बार असाइनमेंट बनाने के बहाने गया था और नींबू पानी में घुलती आइस क्यूब को देखकर न जाने मुझे कौन सा ऐसा सस्ता नशा हो गया कि मैंने उसे हाफ प्रपोज कर दिया। हाफ प्रपोज मतलब मैंने उसे सिर्फ आई लाइक यू कहा।
और वो इतनी सी बात पर मुझे कूटने के लिए छड़ी उठा लाई। मुझे लगा कि आज तो तमाशा होने वाला है। ये क्या है? बैठ के बात करते ना। सुहानी सोफे के पास आई और मुझे छड़ी दिखाकर डराने लगी। क्या बकवास कर रहे थे अभी तुम? पढ़ने के लिए बैठे हैं ना हम। हाँ तो ऐसा क्या किया मैंने? आई जस्ट सेड आई लाइक यू। इसमें पढ़ाई कैसे डिस्टर्ब हुई? ओहो हो, पढ़ाई कैसे डिस्टर्ब हुई? मुझे क्या पता नहीं तुम्हारे लाइक यू मतलब? लिसन गर्ल, मुझे नहीं पता तुम्हारे माइंड की डिक्शनरी में क्या वर्ड मीनिंग चल रहा है, बट मेरे लिए लाइक यू का मतलब जस्ट लाइक यू ही था। एंड टू बी प्रिसाइज, आई लाइक योर डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन फॉर स्टडीज, एंड मोस्ट वैल्यूएबल, आई लाइक योर एटीट्यूड। अचानक पलक में इतनी तारीफ मिलते ही उसके चेहरे का कलर बदला। उसने सौंटी साइड में रख दी और टॉन्ट करते हुए बोली, तारीफों का ब्रिज पूरा हो गया हो तो असाइनमेंट कर लें। 2 दिन बाद सबमिट करना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और काम पर लग गया। कोई 5 मिनट बाद वो बिना मेरी तरफ देखे धीरे से बोली, आई लाइक योर वॉइस बाय द वे, और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी। कसम दिल्ली चिड़ियाघर की, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये 2 लाइंस मेरी तारीफ में बोली गई हैं। पैदा होने के बाद नर्स ने मेरी तारीफ की थी। उसके बाद से अब 20 साल बाद सुहानी ने मेरी तारीफ की। क्या कहा? फिर से कहा। असाइनमेंट पे ध्यान दो, असाइनमेंट पे। 7 बजने वाले हैं। अचानक मुझे भी टाइम का एहसास हुआ। 1 घंटा कैसे निकला पता ही नहीं चला, और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने तुरंत नींबू पानी का ग्लास उठाया और कटाकट पी गया। सेम टाइम उधर अथर्व अपने घर में अपनी मम्मी के साथ किचन में खड़ा चुगली सुन रहा था। तेरे बाप से क्या कम दुखी थी मैं, जो अब तू भी मुझे परेशान करने लगा? क्या जरूरत थी तुझे राकेश की लड़की से ज्यादा घुलने मिलने की? अथर्व ने कच्चा पत्ता गोभी उठाकर खा लिया। ए, कच्ची सब्जी मत खा, कीड़े होते हैं इसमें, बेवकूफ। अभी से ज्यादा अक्ल तो तुझे नर्सरी में थी। नर्सरी में वापस एडमिशन करवा दो ना प्लीज। तू बात मत घुमा। अब मैं राकेश को क्या जवाब दूं? उसकी लड़की पीछे पड़ी है कि आज हमारे यहाँ रुकेगी, तेरे साथ पढ़कर एंट्रेंस की तैयारी करेगी। अगर बुला लिया तो तेरे पापा अलग दिमाग खाएंगे। तुझे अपने से छोटे बच्चों के साथ इतनी बकबक करनी क्यों होती है? मैंने की मम्मी, वो मेरे से चेप हो रही थी। अगर हाय हेलो ना करता तो आप ही मुझसे कहती कि आर्थू तू सबसे रूडली बिहेव करता है। अथर्व ने फिर पत्ता गोभी उठाने की कोशिश की तो मम्मी ने हाथ पर टप से मार दिया। लड़की तो तेज है वो, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे, पर घर तेरे पापा। अरे आने दो ना, पापा खुद ही तो उनको संडे को लेकर आए थे। एक रात और रुक जाएंगे तो पापा खाट थोड़ी ना लेंगे। सुनीता आंटी ने चाकू अथर्व की तरफ करके पूछा, दिक्कत? पूछता है दिक्कत? अरे राकेश तो पक्का बेवड़ा है, पंजाब में रोज पीना कोई बड़ी बात नहीं, पर तेरे पापा को तो मिलावटी घी पिला पिला के बड़ा किया है तेरी दादी ने। उनमें इतनी जान थोड़ी है कि रोज डेली पी ले और हजम कर ले। इनकी तबीयत खराब हो गई तो? इससे पहले कि अथर्व बातों बातों में फिर पत्ता गोभी चुराता, उसका फोन बज गया। फोन उठाने से पहले ही कॉल कट गया। फोन स्वीटी का था। अथर्व ने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो उसमें मैसेजेस का फ्लड आया हुआ था। अथर्व धीरे से किचन से खिसका और अपने रूम में जा पहुंचा। दरवाजा ऑलमोस्ट बंद करके उसने जैसे ही मैसेज खोले उसके होश उड़ गए। स्वीटी ने सुपर टाइट ब्रा पहने 10-12 फोटोज भेजे हुए थे। किसी भी फोटो में उसका पूरा मुंह नहीं दिख रहा था। स्वीटी ने फोटो के साथ मैसेज भेजा था कि वाले इंसिडेंट पर डांट पड़ने वाली है, पर पापा का क्वेश्चन पेपर तो किसी और ही सिलेबस से बना था। पापा और अथर्व शाम 7:30 बजे डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। मम्मी किचन में थी। देखो अथर्व, तुम्हारे कॉलेज फाइनल ईयर का भी फाइनल सेमेस्टर आ गया है। मंथ भी फाइनल ही है। बीच में मत टोको, बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे भले के लिए ही बता रहा हूं। अथर्व ने मुंडी नीचे कर ली। जब पापा ने उसका भला सोचकर उसे कुछ ज्ञान दिया तब अथर्व को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। देखो बेटा, मुझे इतना स्ट्रिक्ट होना, तुमको ऐसे बच्चों की तरह डांटना अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि। अथर्व ने मुंह उठाकर पापा की तरफ देखा। बहरहाल तुमने ये तो देख ही लिया है कि होशियारपुर के लोग कैसे होते हैं। बस सारा दिन घूमना, खाना, गप्पे मारना, यही आता है तुम्हारे मामाओं को। जी पापा। तुम अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं, अपने करियर के बारे में सोचोगे नहीं, तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा।
तुम्हारा बाप हमेशा बैठा नहीं रहेगा तुम्हें पालने के लिए। पापा ने एक छोटा सा पॉज लिया और फिर पूछने लगे, अरे अब बोलते क्यों नहीं? मुंह में दही जमा ली है क्या? आप ही ने तो बोला था बीच में नहीं टोकना। एक तो ये लड़का इतना बेवकूफ है, एक बात पकड़ ली तो बस पकड़ ली। तुम समझ रहे हो ना, अगर एग्जाम अच्छे नहीं गए तो क्या होगा? हाँ, आप मुझे होशियारपुर मामा के यहाँ पे भेज दोगे। वहां क्या करना पड़ेगा ये तो जानते हो ना? उनकी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। शर्म तो आएगी नहीं तुम्हें? इंजीनियर के बेटे होकर धागा फैक्ट्री में काम करोगे? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहाँ अपनी मर्जी से जाना चाह रहा हूँ। अरे आप ही तो वहाँ भेज। बस बस बहस नहीं, खाना खाओ और पढ़ो। एग्जाम्स तक सिर्फ पढ़ते दिखाई दो मुझे। और लड़कियों से जरा कुछ समय के लिए दूर रहो, इसलिए अपने रूम में ही सुबह उठकर पढ़ो। पर पापा, छत वाला रूम ही पढ़ाई वाला रूम है, वहाँ पर कंसंट्रेट अच्छा होता है। देखा था मैंने, कौन सा कंसंट्रेट होना है। तुम्हारा दोस्त 100 झूठ बोल देता है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप को समझ नहीं आता? अब से रात में छत पर जाना बंद। एग्जाम तक श्रेया से भी मिलना कम कर दो। न जाने अथर्व के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो भी पापा की टोन से टोन मिलाता बोला, ठीक है, फिर आप रात को टीवी म्यूट करके देखोगे। ये क्या बकवास है? तभी वहां अथर्व की शील्ड बनकर मम्मी आ गई। क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? अब इससे पहले कि पापा कुछ बोलते, अथर्व शिकायत करने लगा। देखो ना मम्मी, पापा पढ़ाई वाले रूम में जाने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने रूम में पढ़ो, पर इनके टीवी की आवाज अंदर तक आती है, पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता। क्यों जी, आप टीवी म्यूट करके नहीं देख सकते? अरे पर कोई परवाह नहीं, एग्जाम्स तक टीवी बंद। पापा ने अथर्व को घूर कर देखा। अथर्व ने मुंह नीचे करके स्माइल की। उसे हंसी तो बहुत जोर से आ रही थी, पर उसने कंट्रोल कर लिया। फाइनल डिसीजन यही हुआ कि अथर्व छत पर जाकर पढ़ाई कर सकता है, पर वो पढ़ाई ही कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए पापा बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे। छत का डोर खुला रखना पड़ेगा। खाना खाने के बाद रात 10 बजे जब ये क्लियर हो गया कि राकेश मामा स्वीटी को लेकर घर नहीं आ रहे हैं, तब अथर्व ने आयशा को मैसेज किया, रात को 2 बजे मिलो, जो भी इशू है मिलकर सॉर्ट करते हैं। आफ्टर ऑल प्रेगनेंसी का मामला था, अथर्व इग्नोर नहीं कर सकता था। आयशा को मैसेज भेजने के बाद उसने ध्यान दिया कि स्वीटी उसे 25 से ज़्यादा व्हाट्सअप कर चुकी थी। अथर्व ने बिना सीन किए ही मोबाइल रख दिया और सीरियस होकर पढ़ने लगा। 10:30 बजे अथर्व बैठे बैठे सो रहा था। आखिर राधिका के घर उसने इतनी मेहनत की थी, ढेर सारी मार भी खाई थी, थकावट तो होनी ही थी। अथर्व चौंक कर उठा। कौन? गेट पर सुनीता आंटी थी। तू नाक कटवाएगा मेरी। अभी तेरे पापा ने तुझे सोते हुए देख लिया तो जा मुंह धोकर पढ़ने बैठ। इतना कहकर आंटी बाहर निकल गई। अथर्व बाथरूम गया। अथर्व ने बाहर आते ही टाइम देखा, 11 बजे थे। उसने अपने छोटे से बैग में बुक्स और कॉन्डम का बॉक्स रखा। फिर हॉल में पापा को सोफे पर बैठ टीवी देखते देख उनके सामने से स्टाइल मारता हुआ छटपटा कर चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने मोबाइल चेक किया। आयशा का कोई रिप्लाई नहीं आया था, पर स्वीटी के अनरीड मैसेजेस अब 40 से ऊपर हो चुके थे। मोबाइल टेबल पर रखते ही स्वीटी का मैसेज आ गया। उसने लिखा था, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना तुम, मैं भी घर आ रही हूँ अकेले, देखती हूँ कौन रोकता है। अथर्व ने तुरंत उसका मैसेज रीड किया। स्वीटी ने अलग अलग पोज में 20 से भी ज़्यादा सेमी न्यूड फोटोज भेजी हुई थी। एक एक फोटो देखते देखते अथर्व के मन में लालच आने लगा। वो स्वीटी को डायरेक्ट छत वाले रूम में बुलाने का आइडिया सोचने लगा। रात 11 बजे अथर्व ने मुझे कॉल किया। बोल, क्या भसड़ हो गई अब? तुझे हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं कोई भसड़ होने पे ही तेरे को कॉल करूंगा? देख, अभी मेलोड्रामा मत कर। इतनी रात में तू मुझसे रंगीन बातें करने के लिए तो फोन नहीं करेगा। जल्दी बोल, क्या काम है? मैं पढ़ रहा हूँ। अथर्व ने मुझे बिना सांस लिए पूरी कहानी सुना दी। अरे भोसड़ी वाले,
तू पागल है क्या? वो बचपना कर रही है और तू उसे हवा दे रहा है। आज ही मम्मी पापा का लेक्चर मिला ना, फिर भी तुझे। ओ ज्ञानचंद, अब तो लेक्चर मत शुरू कर। दिमाग में कोई आइडिया है तो बता, वरना घुस जा अपनी किताबों में और मुझे कहीं और घुसने दे। देख मेरे भाई, बात समझ। एक तो वो माइनर है, ऊपर से वो सन की भी। कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या करेगा? अपनी आंख को थोड़ा शांत कर। फिर 1 बजे आयशा भाभी तो आ रही है ना, 1-1.5 घंटे की बात है बस। अथर्व की ठरक मेरे लॉजिक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। ये बात मैं अच्छे से जानता था, पर अथर्व मम्मियों वाले लॉजिक भी दे सकता है, ये मुझे तभी पता चला। उसने बहाना दिया। यार समझ, वो हॉट तो है ही, इतने सारे न्यूड्स भी भेज चुकी है। फिर आयशा का क्या भरोसा, आए ना आए। फिर यार ये भी समझ ना। क्या समझूं? वो राकेश मामा ने जो कॉन्डम का बॉक्स दिया था वो भी तो वेस्ट में हो जाएगा ना, उसको टेस्ट करने का मौका मिल तो रहा है। अथर्व मुझ पर इतना डिपेंड हो गया था कि लास्ट टाइम जिस रूट से खुद आया था वहीं से किसी को कैसे बुलाया जा सकता है, इतनी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई। खैर कैसे आती, दिमाग तो न्यूड्स में घुसा हुआ था। बहादुर को कॉल कर, उसको बोल सेम लेटर अरेंज करे। फिर जैसे ही तेरी स्वीटी सुपारी दर्शन दे वैसे ही बहादुर को बुला, सीढ़ी लगवा और स्वीटी के आने के बाद बहादुर को बोलकर सीढ़ी हटा दे। सेम स्टाइल उसके जाते टाइम के लिए यूज कर, बट मेक श्योर कि कोई पड़ोसी। अथर्व ने पूरी बात भी नहीं सुनी और मेरी कॉल काट कर बहादुर को फोन मिलाया। हेलो बहादुर, कैसे हो? अच्छा एक काम था तुमसे, मना मत करना ठीक है? हाँ वैसा ही इनाम दूंगा पक्का। अथर्व ने बहादुर को सारा प्लान समझा दिया और स्वीटी का इंतजार करने लगा। बहादुर टहलता हुआ सीढ़ी लेकर आया और खंबे पर लगाकर चला गया। ठीक 12 बजे अथर्व को गली के सन्नाटे को चीरते हुए ऑटो रिक्शा की आवाज आई। स्वीटी इतनी हीट पर होने की वजह से शायद जल्दी जल्दी में बिना दिमाग के ही घर से निकल आई थी। उसने ऑटो बिल्कुल अथर्व के गेट के बाहर रोका। हालांकि गली में कोई दिख नहीं रहा था, पर सोसाइटी के घरों की खिड़कियों से टीवी सीरियल्स चलते नजर आ रहे थे। इतने सन्नाटे वाली गली में अचानक एक ऑटो आकर रुका तो वो स्टार अट्रैक्शन बन गया। क्या बेवकूफ लड़की है ये। तभी चौकीदार बहादुर सीढ़ी लेकर आया। ऑटो से स्वीटी निकली। इस वक्त वो सर से पांव तक ब्लैक थी। उसके जूते ब्लैक थे, ट्राउजर ब्लैक था, ऊपर हुडी भी ब्लैक था और फेस पर कोरोना मास्क भी ब्लैक पहना हुआ था। अथर्व ऊपर से सब देख रहा था। उसे फील हुआ जैसे पड़ोस के मल्होत्रा अंकल की खिड़की पर कोई है। स्वीटी ने सीढ़ी रीएडजस्ट की और किसी ट्रेंड बंदर की तरह फटाफट चढ़ती हुई छत पर आ पहुंची। तू शादी करने आई है क्या? स्वीटी हक करने ही वाली थी कि कंफ्यूज हो गई। नहीं, क्यों? तो ये बैंड बाजा बजाती हुई क्यों आ रही है? किसी के घर चोरी चुपे घुसना होता है तो क्या ऑटो लेकर आते हैं? स्वीटी तुरंत अथर्व के ऊपर कूदी। तो क्या पैदल आती? अरे पर ऑटो थोड़ी दूर भी तो रोक सकती थी, कोई देख लेता तो। देख लेता। Who cares? बेड से उठी। What happened? पहले कभी लगाया नहीं क्या? बस चुप रहे 2 मिनट। स्वीटी ने अपना मोबाइल निकाला और आराम से बेड पर दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। इस नौटंकी में अथर्व का हार्ट एक सॉफ्ट तो बन गया था। उसने इरिटेट होकर कॉन्डम फेंक दिया। 2 मिनट मिलाने की तो चैटिंग करने लगी। स्वीटी ने अपनी हुडी पॉकेट से हेडफोन्स भी निकाल लिया। फिर अथर्व से बोली, ना तुम्हारे साथ हूँ तो चैटिंग किससे करूंगी? इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अथर्व उसके मोबाइल में झांकने लगा। वो यूट्यूब पर हाउ टू यूज कॉन्डम वाली वीडियो देख रही थी। उसने एक ईयरफोन अथर्व के कान में ठोस दिया। अरे ये तो लेडी डॉक्टर है, कह रही है कि मुंह से नहीं खोलना है पैकेट। वॉच केयरफुली, पैकेट छोड़ो, कॉन्डम पर ध्यान दो। ये अभी सेक्स करके भी दिखाएगी क्या? ओह, रूल पहले नहीं खोलना था। अब समझा। स्वीटी ने मोबाइल साइड में फेंका और फिर फैल कर लेट गई। अथर्व उसके ऊपर आया ही था कि स्वीटी ने टोक दिया। वेट, लेट मी कम अप प्लीज। अथर्व साइड हो गया। वो आई। स्वीटी शायद खटिया वाली पॉर्न फिल्म्स की फैन थी,
क्योंकि वो किस कम कर रही थी और की आवाज़ें ज़्यादा निकाल रही थी। फाइनली अथर्व का हार्ट दिख वापस आया। इस बार स्वीटी ने खुद एक नया पैकेट खोला और ट्यूटोरियल को याद करते हुए बड़े प्यार से अथर्व को पहनाया और नीचे लेट गई। स्वीटी का ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। अथर्व ऊपर आया, गुफा का दरवाज़ा ओपन हुआ। अली बाबा अंदर गया ही था कि ओह नो, स्टॉप। स्वीटी से पहले अथर्व को कुछ जलन सी महसूस हुई। फिर स्वीटी चिल्लाई, शिट, नो नो, हटाओ इसे, कट दो बाहर, बेंचो, कट बाहर। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। अथर्व के कान पक्का बोलते थे, आप तो इनडायरेक्टली चोर को शर्मा जी का रिश्तेदार कह रहे हो। तभी शक्ल से खुद चोर लगने वाले सैनी साहब बोले, अरे नहीं राजीव बाबू, मल्होत्रा साहब चोर को रिश्तेदार नहीं कह रहे, वो रिश्तेदारों को चोर कह रहे हैं। सुबह पार्क में जैसे लाफ्टर पुट्ठे करते हैं वैसे रात के ऑलमोस्ट 1 बजे ये मोहल्ले के पापा लोग करने लगे। आप लोग ये चोर रिश्तेदार करते रहिए, मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह ऑफिस है मेरा। अगर आप सबके पास भी सुबह करने के लिए कोई काम हो तो अभी घर जाकर आराम कीजिए। हमारे पास तो काम ही काम है शर्मा जी, गुड नाइट। राजीव बाबू आप रुको, हम लोग चलते हैं। अथर्व की पूरी सोसाइटी कॉमेडी नाइट्स बन गई। मैं क्या करूंगा, मुझे भी बहुत काम है। फिर मल्होत्रा अंकल ने जाते जाते बहादुर को डरा दिया। बहादुर, सीढ़ी तू ही लेकर आया था, मुझे पक्का यकीन है। नेक्स्ट सोसाइटी मीटिंग से पहले कोई नौकरी ढूंढ तू। मल्होत्रा अंकल को दिल्ली आए अभी 5 साल हुए थे और बहादुर इस सोसाइटी को 18 साल से गार्ड कर रहा था। मल्होत्रा अंकल तो सोने चले गए पर बहादुर की नींद उड़ गई। पापा अथर्व की तरफ घूमे। अडल्ट हो, गुड़गांव या नोएडा में कहीं कोई होटल? अथर्व को यकीन नहीं हुआ कि ये सारी बातें वो पापा के मुंह से सुन रहा है। अरे बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। स्वीटी एक एक कदम बढ़ाती धीरे धीरे बाहर आ ही रही थी कि पापा खुद ही अथर्व से बोले, शायद बाहर आने में शर्म आ रही है इसको, मैं नीचे जाता हूँ। तुम सुबह 4 बजे उठो और इसको घर छोड़ कर आओ, समझे? उस टाइम सब सो रहे होते हैं। अथर्व ने चौथी बार गाय की तरह गर्दन हिलाई। पापा जब नीचे जाने लगे तब अथर्व ने धीरे से आवाज दी, पापा 1 मिनट। पापा रुके। अथर्व ने उन्हें गले लगा लिया। आई एम सॉरी पापा, ट्रूली सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा एंड थैंक यू। आज अगर मम्मी को पता चल जाता तो। अच्छा ठीक है, बस तुम्हारी मम्मी नहीं समझ सकती कि इस उम्र में लड़कों की कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं, पर ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, वरना। नहीं पापा, प्रॉमिस। अच्छा ये तो बताओ, आपको कैसे पता चला? पापा तुरंत अलग हुए। तेरा बाप हूं मैं और बहादुर का बड़ा साहब भी। वो जब सीढ़ी लेकर हमारे घर के पास रखने आया तब मैंने उसे वॉशरूम की खिड़की से देख लिया था। जैसे तेरे कान पे पड़ा वैसे ही उसको भी पड़ा तो उसने सब बक दिया। चलो अब मैं जाता हूं, तुम ध्यान रखना और याद रहे सुबह 4 बजे लेट ना होना। जब पापा नीचे उतरे तब 1 बजने वाले थे। अथर्व रूम में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और स्टडी टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गया। पापा से ऐसी अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद नहीं थी यार। मौके का फायदा उठाते हुए स्वीटी ने अथर्व को पीछे से पकड़कर नेक पर किस करना शुरू कर दिया। तू 2 मिनट के लिए बिना मुआ मुआ करे बैठ सकती है? तुझे आइडिया भी है कि अभी क्या कांड होते होते बचा है? होते होते बच गया ना, फिर क्यों टेंशन लेते हो? वो फिर अथर्व के ऊपर झुकी तो अथर्व ने उसे बेड पर बिठा दिया। 2 मिनट प्लीज टिक के बैठ जा मेरी माँ। पापा को पता है कि इस टाइम छत पे मैं किसी लड़की के साथ हूँ और वो लड़की श्रेया है। अगर श्रेया को जरा सा भी आइडिया हो गया ना तो। किसी बच्चों वाली बातें करते हो तुम भी। अंकल श्रेया से क्यों बात करेंगे? रीजन मुझे तो कभी नहीं बताएंगे। स्वीटी दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और स्टाइल से बोली, जो होने वाला है उसकी टेंशन में ही पड़े रहोगे या जो हो सकता है उसके बारे में भी सोचोगे? 4 बजने में 2.5 आवर्स बाकी है। स्वीटी ने आंख मारी। अबे नहीं यार, अभी मूड नहीं है। और तू ये बता, तुझे बेड पे जाता ही क्या हो जाता है? मुझे तू करके बुला रही थी,
ढेर सारी गालियां दे रही थी, अब क्या? वो उस यूजलेस रबर की वजह से था। तुम्हारे पीछे मैं डालती ना तो तुम इससे भी ज्यादा गंदी गंदी गालियां देते। एनीवेज, किस चूतिए ने सजेस्ट किया था ये फायर आइस? पार्थिव ना? अथर्व को हंसी आ गई। नहीं, राकेश मामा ने। व्हाट? अथर्व ने उस तो बेड भी आवाज करने लगा, खटखटाया। रात के 2 बजे थे जब अथर्व पसीना पसीना हो चुका था। बेड की आवाज एक ही सुर में निकल रही थी और स्वीटी की ओवर एक्टिंग बता रही थी कि वो कितने मजे में है कि तभी जेंटली दरवाजा खटका। अथर्व रुका, बेड से आती आवाज भी रुकी। स्वीटी और अथर्व दोनों की निगाह मिली। अथर्व हटने लगा। ओह नो, नॉट अगेन। चुप हो जा, मरवाएगी क्या? हाँ, उसी के लिए तो आई थी। दरवाजा फिर बजा। इग्नोर करो डोर को, मुझ पे फोकस करो प्लीज ना। पागल है क्या साली? पापा हुए तो? मेरे पागल होने का तो पता नहीं, पर तू जरूर फुद्दू है बहनचोद। पापा इतने हौले से नॉक करेंगे? अथर्व को स्वीटी की टोन पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी बात में लॉजिक भी था। अथर्व ने झट से पैजामा पहना। गेट के बाहर आयशा पेशेंटली खड़ी थी। स्वीटी जल्दी बेड के नीचे छुप, अभी। स्वीटी ने अब तक चड्डी भी वापस नहीं पहनी थी। स्वीटी आराम से बेड से उठी, धीरे धीरे अपनी हुडी डालने लगी। अथर्व को समझ आया कि आयशा का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने दरवाजा खोला और रूम से बाहर निकल गया। अरे तुम आ गई? अरे हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने ही तो बुलाया था। हाँ, आज पता नहीं चला तुम कब आ गई। इत्र नहीं लगाया था आज। तुम तो लगता है भुलक्कड़ भूल गए थे ना? नहीं, वो एक्चुअली मोहल्ले में कांड हो गया था। चोर आ गया था किसी के यहाँ, तो वो पापा बार बार छत पर आ रहे थे और आयशा ने अथर्व को धक्का दिया। रूम के अंदर घुसी और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने बल्ब जलाया। बहरे नहीं हैं हम। मोहल्ले में कैसा शोर हो रहा था और किसके यहाँ चोर आया था, ये सब सुना था हमने। आयशा बेड पर आराम से बैठ गई। हमें प्रेग्नेंट करके अब किस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो अथर्व बाबू? प्रेगनेंसी की बात सुनते ही स्वीटी बेड के नीचे से ही बोली। व्हाट? आयशा आवाज का सोर्स ढूंढने लगी। अरे नहीं, ये किसकी बात कर रही हो तुम? मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है कि तब तक स्वीटी बाहर आई। शाबाश, कच्ची कलियां, छोटी बच्चियां, तुम तो किसी को नहीं छोड़ते अथर्व बाबू। वाह, एक्सक्यूज मी, छोटी बच्ची किसे बोली तुम? और हो कौन तुम? अथर्व ने तुरंत स्वीटी का मुंह पकड़ा। अरे चुप हो जा मेरी माँ, 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जा। मैं इसको भेज देता हूँ, ठीक है? स्वीटी ने अथर्व के एक कोहनी मारी और उससे अलग हुई। आप समझी मैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम ये आलतू फालतू जगह मुंह मारना बंद कर दो। बस हमारे। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। बीच में स्वीटी कूद पड़ी। एक मिनट बीबी, पहले तू ये बता कि ये हम क्या लगा रखा है? बाकी के लोग का है? ए लड़की, बित्ती भर की हो, कायदे से बात करना हमसे। हाँ। स्वीटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी टांगे नंगी हैं। उसने स्टाइल से हुडी की बाहें चढ़ाई और गली मोहल्ले के गुंडों की तरह बोली। नहीं करूंगी तो क्या कर लेगी तू? है? देखो, हमसे तू तड़ाक मत करना। तू 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 तेरी बहनचो तो। अब बता क्या कर लेगी? शरीफ मुंडा देखा नहीं लगी ब्लैकमेल करने? आयशा की अकड़ थोड़ी डगमगाई। वो अथर्व की तरफ घूमी। अथर्व, समझाओ अपनी लौंडी को। कहाँ से उठा के लाए हो इसे? ना बात करने की तमीज है, ना कपड़े लत्ते पहनने का शहूर। मेरे अलावा पहली बार कोई उसकी साइड लेने खड़ा हुआ था। अथर्व कुछ ना बोला। उससे क्या बोलती है मोटी? मेरे नाल गल कर। तेरा हस्बैंड है ना? ए अथर्व, इसका हस्बैंड है ना? जब तेरा हस्बैंड है तो तेरे पेट में इसका बच्चा कैसे हुआ? वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं अथर्व, और हमारे बीच की बात है ना। और खबरदार जो मुझे मोटी कहा। फिर वो तुरंत अथर्व से बोली। अभी हम जाते हैं अथर्व, फिर बात करेंगे। स्वीटी ने जाते जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया। हो, अब कहाँ भाग रही है पड़ोसन भाभी?
आयशा की शक्ल देखकर लग रहा था कि अब उसे स्वीटी से डर लगने लगा था। वो फिर भी हिम्मत दिखाती गुस्सा करती बोली, हाथ छोड़ो हमारा। नहीं सकती कि तुझ जैसी मैरिड मोटी 50 साल की बुढ़िया से आयशा ने स्वीटी के एक थप्पड़ जड़ दिया, पर अगले ही सेकंड स्वीटी का रिटर्न पंच आयशा के लेफ्ट गाल पर पड़ा और वो फ्लोर पर फ्लैट हो गई। स्वीटी और मारने के लिए आगे बढ़ी तो अथर ने रोक दिया। प्राण चोती कुत्ती साली, मेरे प्यो ने मेरे ते कदे हाथ नहीं उठाया, तू मारेगी? तेरी भैन दी। स्वीटी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शांत हो जा, हल्ला हो गया तो पापा। स्वीटी तुरंत इजी हो गई। आयशा का चेहरा उतर गया, वो धीरे धीरे उठने लगी। अथर उसकी हेल्प करने आया तो आयशा ने इशारे से ही मना कर दिया। वो बाहर की तरफ जाने लगी। पीछे से स्वीटी ने फिर से एक टॉन्ट किया। सुन, तुझे जिसको जो बोलना हो ना बोलना, आराम से चुगली करना, जो तेरे बस की हो करना, मैं देख लूंगी। आयशा चुपचाप निकल गई। 2:30 बज चुके थे। स्वीटी बेड पर लेटी और सिमट के सो गई। अथर दुनिया भर की बातें सोचता 4 बजने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो भी स्वीटी के साथ ही उसे कस के पकड़कर आंखें बंद करके सो गया। 10 बजे अथर और मैं कैंटीन में बैठे थे। वो थका हुआ लग रहा था। सुबह 4:30 बजे वो स्वीटी को चुपचाप उसके घर में छोड़कर आया था। यार जो भी उसने आयशा को कहा वो गलत नहीं था, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और कोई दिन होता तो मैं उसके डिस्कशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता, लेकिन आज मेरे पास भी उसे सुनाने के लिए एक किस्सा था। अच्छा मेरा भी सुन। कल मैं जब सुहानी के घर गया। लेकिन एक बात है यार, पापा ने ऐसे सपोर्ट किया ना, बहुत अच्छा लगा। भले ही वो स्वीटी को श्रेया समझकर हेल्प कर रहे थे, पर अभी सुन तो, उसकी मम्मी मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाई। उसकी बर्थ देखकर इतनी मेहनत के बाद भी स्वीटी बेचारी अधूरी ही रह गई। उसको एक चांस और देना तो बनता है ना। यार मैं सुहानी की बात बताना चाह रहा हूँ और तू श्रेया, आयशा, स्वीटी से बाहर ही नहीं आ रहा। सुन तो कल क्या हुआ। बाद में यार, तेरी सुहानी पुरानी। अभी ये बता कि आयशा को वापस मनाने जाऊं या जाने दूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोलना कुछ तो ज्ञानचोद। तुझे सिर्फ बोलना ही है, सुनना नहीं है तो मेरे पास भी बोलने को कुछ नहीं है। तू बस बकता रहे, मैं सुनता रहूंगा। क्या बे भोसड़ी के नौटंकी कर रहा है? यहाँ लगी पड़ी है और तुझे सुहानी की पड़ी है। क्या हुआ, चल बता। सुहानी के साथ कर लेता हूँ तेरी भी आँख ठंडी। सेक्स कर लिया क्या फर्स्ट मीटिंग में? चल बे, ऐसा थोड़ी, अभी तो बस। क्या बस ऊपर ऊपर से किया? ग्लोव्स दबा इसके? नहीं बे,